पृथ्वी का नाम सुनते ही दिमाग में एक नीले और खूबसूरत से ग्रह की तस्वीर बनने लगती है, जहां विभिन्न प्रकार का जीवन पनपता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ होगा और यहाँ जीवन की शुरुआत होने में कितना वक्त लगा होगा? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दिलचस्प सवालों का जवाब तलाश करेंगे, जो हमें अपने ग्रह से और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देगा। सौरमंडल और पृथ्वी का जन्म। पृथ्वी के जन्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले सौरमंडल के निर्माण को समझना होगा, क्योंकि ये सभी चीजें कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी या सौरमंडल हमेशा से अस्तित्व में था, बल्कि शुरुआती दौर में इस स्थान पर धूल और विभिन्न गैसों से निर्मित बादल या नेबुला हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बादल कब और कैसे बने थे, तो हम आपको बता दें कि इन बादलों को निहारिका यानी नेबुला कहा जाता है। यह एक ऐसा बादल होता है जिसके अंदर धूल, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मौजूदगी होती है। ऐसे में आज से 460 करोड़ साल पहले इस बादल में जोरदार विस्फोट हो गया था, जिससे निकलने वाले धूल, मिट्टी के कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए थे। यह धूल और गैसीय तत्व धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने उल्कापिंड व चट्टानों का रूप ले लिया था। इसके बाद उन उल्कापिंडों के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैस का दबाव बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से उल्कापिंडों के बीच टकराव और विस्फोट होना शुरू हो गया था, और इस तरह हमारा सूर्य का जन्म हुआ था। सूर्य एक तपते आग के गोले के समान है, जिसका ग्रेविटी फोर्स इतना तेज है कि उसके संपर्क में आने से कोई भी वस्तु खुद को दूर नहीं रख पाती है। ऐसे में सूर्य के जन्म के बाद उसके आसपास मौजूद उल्कापिंड, चट्टान और धूल मिट्टी आदि ग्रेविटी फोर्स की वजह से आपस में जुड़ने लगे थे, जिन्होंने विशाल पिंड यानी ग्रहों का आकार लेना शुरू कर दिया था। ठीक इसी प्रकार सूर्य के इर्द गिर्द मौजूद गैसीय तत्व आपस में मिलकर विशालकाय ग्रह बन गए, जिनमें चट्टानों और ठोस तत्वों की कमी थी। इसके बाद उन सभी ग्रहों ने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे उनका एक परिक्रमा पथ तैयार हो गया और वह सूर्य के ग्रेविटी फोर्स से बंध गए। इस तरह चट्टानी ग्रह सूर्य के नजदीक और बाकी 4 गैसीय ग्रह सूर्य से निश्चित दूरी पर अपनी जगह बना चुके थे, जिससे हमारा सौरमंडल पूरी तरह से तैयार हो चुका था। हालांकि उस समय पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह पर जीवन की कल्पना कर पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि चट्टानों के आपस में मिलने और टकराने की प्रक्रिया की वजह से इन ग्रहों का तापमान बेहद ज्यादा था। वहीं पृथ्वी समेत अन्य ग्रहों पर उल्कापिंड व चट्टानों की लगातार बरसात भी हो रही थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर परिस्थितियां आज के मुकाबले बिल्कुल विपरीत थीं। खैर, बीतते वक्त के साथ उल्कापिंड और चट्टानों की अंतरिक्षीय वर्षा खत्म हुई और हमारे ग्रह को ठंडा होने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, जिसकी वजह से यहाँ एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी, हीडियन युग। आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले धरती पर हीडियन और आर्कियन युग की शुरुआत हुई थी, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। दरअसल इस दौरान पृथ्वी को उसका इकलौता उपग्रह यानी चंद्रमा मिला था, जो वर्तमान समय में हमारे और आपके जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी से एक थिया नामक ग्रह आकर टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया था। पृथ्वी का वह हिस्सा अंतरिक्ष में धूल और मिट्टी के रूप में कई सालों तक तैरता रहा और फिर बाद में ग्रेविटी फोर्स की वजह से आपस में जुड़ गया, जिससे हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ था। ऐसे में जिस तरह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही थी, ठीक उसी तरह चंद्रमा ने पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू कर दिया था, और इस तरह हमारे ग्रह को दिन व रात मिल गए थे। इस युग के दौरान पृथ्वी पर उल्कापिंड और चट्टानों की बरसात होती रहती थी, जो अपने साथ भारी मात्रा में पानी और खनिज तत्व लेकर आए थे। हालांकि वह पानी तरल रूप में न होकर बर्फ की तरह ठोस था, जो बीतते समय के साथ पिघलने लगी और इस तरह धरती पर समुद्र बनने लगे थे। वैज्ञानिकों की माने तो इस युग में उल्कापिंड और चट्टानों के साथ आने वाले खनिज तत्व पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा हो गए थे, जबकि हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए थे। इसकी वजह से पृथ्वी के केंद्र में लौह तत्व इकट्ठा हो गया, जो ग्रह के गर्म तापमान की वजह से तरल रूप लेने लगा, और इसकी वजह से पृथ्वी को अपना मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो गया था। यह मैग्नेटिक फील्ड आज के समय में धरती पर जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि जिस समय यह फील्ड बनकर तैयार हुआ था, उस समय धरती पर जीवन मौजूद नहीं था,
आर्कियन युग। पृथ्वी पर आर्कियन युग की शुरुआत तक उल्कापिंड और चट्टानों की बरसात रुक चुकी थी, जबकि ग्रह का तापमान भी काफी हद तक ठंडा हो चुका था। लेकिन उस समय तक पृथ्वी पर जीवन पनपने योग्य संभावनाएं विकसित नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन जैसा जरूरी तत्व मौजूद नहीं था। ऐसे में आर्कियन युग में धरती पर मौजूद समुद्रों के अंदर जीवन पनपने की शुरुआत हुई थी, क्योंकि पानी के अंदर एक कोशिकीय जीवों का जन्म हो गया था। इन बैक्टीरिया रूपी सूक्ष्म जीवों ने न सिर्फ धरती पर जीवन की शुरुआत की थी, बल्कि उन्होंने ग्रह को ऑक्सीजन प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल यह सूक्ष्म जीव सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके उसे ऑक्सीजन के रूप में तब्दील करने में सक्षम थे, जिसकी वजह से समुद्रों में उनकी संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा था, जबकि धरती को जरूरी ऑक्सीजन भी मिल रही थी। क्योंकि यह सूक्ष्म जीव पानी के अंदर मौजूद थे, तो उन्हें आसमान से बरसने वाले सूर्य की आग और उल्कापिंडों का कोई खतरा भी नहीं होता था। इस तरह सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन में वृद्धि हुई और उसकी वजह से समुद्र के अंदर घास और पौधों को विकसित करना शुरू किया, जो ऑक्सीजन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। धरती पर ऑक्सीजन के निर्माण के लिए यह सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे जिम्मेदार थे। हालांकि उस वक्त तक भी पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपीय झटके महसूस हो रहे थे, जो आगे चलकर धरती को जीवन योग्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले थे। पृथ्वी पर कैसे बना था वायुमंडल? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए वायुमंडल का होना सबसे अहम था, क्योंकि इसकी वजह से सूर्य की हानिकारक रेडिएशन और अंतरिक्षीय वस्तुओं के हमले से बचने में बहुत मदद मिलती है। दरअसल आर्कियन युग में ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से धरती के गर्भ से ढेर सारी गैसों का उत्सर्जन हुआ था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का नाम शामिल है। वहीं पृथ्वी के समुद्रों से विकसित हो रही ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ये सभी गैसें आपस में मिलने लगीं। उस वक्त धरती का तापमान आज की तरह ठंडा नहीं था, बल्कि उस समय तापमान इतना गर्म था कि विभिन्न गैसें और पानी भाप के रूप में उड़ते हुए पृथ्वी के ऊपरी छोर तक पहुंच जाता था। ऐसे में पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर आने के बाद ये सभी गैसें ठंडी हो गईं और उन्होंने पृथ्वी को एक चादर की तरह चारों तरफ से कवर कर लिया, जो हमारे ग्रह का वायुमंडल यानी ओजोन लेयर कहलाता है। इस बीच धरती पर लगातार बारिश भी हो रही थी, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद पानी गर्म तापमान की वजह से भाप बनकर उड़ जाता था और फिर बादल का रूप लेकर वापस धरती पर बरसने लगता था। इस तरह धरती पर सालों साल तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से भूमिगत जल इकट्ठा हो गया था, जबकि पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों का विस्तार भी तेजी से होने लगा था। अब धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो गई थी, जबकि पृथ्वी के गर्भ में मौजूद गर्मी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। ऐसे में धरती पर एक के बाद एक कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिनसे निकलने वाला गर्म लावा जब ठंडा हुआ तो उसने पानी की सतह के ऊपर जमीन का रूप लेना शुरू कर दिया था। इस तरह पृथ्वी को वायुमंडल और जमीन दोनों मिल गए थे, जहां जीवन पनपने की संभावनाएं पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ चुकी थीं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र में सूक्ष्म जीवों के रूप में हुई थी, जिन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन का इतना विस्तार कर दिया था कि उसकी वजह से जमीन पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और हरी भरी घास उगने लगी थी। इस हरियाली की वजह से पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो गई थी, जबकि समुद्र में रहने वाले जीवों का रूप भी साल दर साल बदलता जा रहा था। ऐसे में आज से 50 करोड़ साल पहले धरती पर पानी वाले जीवों के अलावा रीढ़ की हड्डी वाले जीव अस्तित्व में आए थे, जिन्होंने समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर जीवन व्यतीत करना शुरू किया था। इन जीवों के इस जमीन पर आने के साथ ही विभिन्न प्रजातियां भी अस्तित्व में आने लगी थीं, जिनका शारीरिक आकार आज के जानवरों के मुकाबले 2 से 3 गुना बड़ा होता था। इनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव मौजूद थे, जिनके शारीरिक अंग और बनावट में जलवायु के हिसाब से परिवर्तन हो रहा था। इन्हीं जीवों में से एक थे डायनासोर, जिनकी धरती पर अलग अलग प्रजातियां पाई जाती थीं। डायनासोर की कुछ प्रजातियां मांसाहारी थीं, तो कुछ शाकाहारी। यह जीव जमीन पर चलने के साथ साथ हवा में उड़ भी सकते थे, जिन्होंने कई सालों तक धरती पर राज किया था। हालांकि उस समय तक पृथ्वी पर जमीनी सतह एक साथ चिपकी हुई थी, यानी उस वक्त कोई महाद्वीप नहीं हुआ करता था। जमीन के उस बड़े भूभाग को पेंजिया के नाम से जाना जाता था, जो आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी के अंदरूनी प्लेट्स में हलचल होने की वजह से टूट गया था। इस वजह से जमीन के 2 हिस्से हो गए थे, जिन्हें लॉरिसिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है।
इस तरह जमीन के हिस्से बढ़ जाने की वजह से उसके ऊपर निवास करने वाले जीव जंतुओं का घर भी बदल गया था, जिसके बाद बंटवारे की यह प्रक्रिया निरंतर रूप से आगे बढ़ती रही। आगे चलकर लॉरेशिया से टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे महाद्वीप अस्तित्व में आए थे, जबकि गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग होने वाले महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे देश अस्तित्व में आए थे। शुरुआत में भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन इस जमीन से टूटकर अलग होने के बाद भारत की भूमि कई सालों तक समुद्री लहरों के साथ यात्रा करते हुए आगे बढ़ती रही और आखिरकार एशिया की जमीन से जाकर टकरा गई। इस टकराव की वजह से हिमालय श्रृंखला और माउंट एवरेस्ट का जन्म हुआ था, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी भी माना जाता है। ऐसे में जमीन के एक भूभाग में रहने वाले जीव अब अलग अलग महाद्वीपों में बस गए थे, जिनका रहन सहन, खान पान और शारीरिक ढांचा परिस्थितियों के हिसाब से विकसित हो रहा था। उस वक्त धरती पर डायनासोर्स की आबादी भी काफी अच्छी खासी थी, लेकिन आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती से एक विशालकाय उल्कापिंड आकर टकराया था। इस टक्कर की वजह से डायनासोर की प्रजाति का धरती से नामो निशान मिट गया था, क्योंकि उल्कापिंड के टकराव की वजह से ढेर सारी मात्रा में हानिकारक रेडिएशन बाहर निकली थी। इस रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से डायनासोर की चमड़ी जलकर राख हो गई थी, जबकि धमाके से विकसित हुई रोशनी की वजह से वह अंधे हो गए थे। वह उल्कापिंड धरती पर जिस जगह टकराया था, वहां पर इतना गहरा गड्ढा निर्मित हो गया था कि उसमें मौजूद धूल, मिट्टी और चट्टानें हवा में उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। ऐसे में घटनास्थल के आसपास मौजूद डायनासोर्स तो तुरंत ही मर गए थे, जबकि हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स को अंतरिक्ष से वापस आने वाली गर्म चट्टानों ने अपना शिकार बना लिया था। इस तरह धरती पर हर तरफ तबाही का मंजर शुरू हो गया था, जबकि टकराव की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे थे। इन विस्फोटों की वजह से धरती का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, जबकि हवा का बवंडर, धूल, धुआं और समुद्री तूफान अपने चरम पर था। ऐसे में धरती का लगभग 90% जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था, जबकि इस महाविस्फोट में सिर्फ चूहे के आकार के छोटे जीव ही जिंदा रह पाए थे। वह सभी जीव जमीन के अंदर निवास करते थे, इसलिए उल्कापिंड की टक्कर से पैदा होने वाली रेडिएशन से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस टकराव से धरती का आसमान काले बादलों से घिर गया था, जिसकी वजह से कई महीनों तक सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में महाविस्फोट से जिंदा बचे जानवरों ने सड़े गले मांस को खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। इस तरह कुछ महीनों का वक्त गुजर गया, जिसके बाद उल्कापिंड के टकराव और ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित हुए काले बादल धरती के आसमान से अलग हो गए थे। इसके बाद सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी तो फिर से परिस्थितियां सामान्य होने लगी। जमीन पर पेड़ पौधे विकसित हो रहे थे, जबकि बरसात की वजह से धरती का तापमान भी सामान्य हो गया था। ऐसे में जमीन के अंदर रहने वाले छोटे जीवों ने नए माहौल के साथ विकसित होना शुरू किया, जिसकी वजह से उनके साइज और शारीरिक आकृति में बदलाव आने लगा था। वह पेड़ों पर लगने वाले फलों को खाने के लिए बंदर और चिंपैंजी के रूप में विकसित हुए, जिनके पास पेड़ों पर लटकने और चढ़ने के लिए मजबूत हाथ व पंजे होते थे। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से एक बार फिर अफ्रीका में जमीन के 2 टुकड़े आपस में टकराए, जिसकी वजह से एक नई पर्वत श्रृंखला बनकर तैयार हो गई थी। इन पहाड़ों के विकसित हो जाने की वजह से अफ्रीका के जंगलों में बरसात कम होने लगी थी, जिसका सीधा असर पेड़ों और फलों की पैदावार पर पड़ने लगा। ऐसे में उस जंगल में रहने वाले जानवरों ने भोजन की तलाश में पेड़ से नीचे उतरकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया, जहां उन्हें मैदानी इलाकों में पहुंचकर एहसास हुआ कि वे 4 की जगह 2 पैरों पर चल सकते हैं। इसी तरह क्रमिक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई और अपने पूर्वजों ने शिकार करके अपने भोजन की कमी को पूरा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आग की खोज हुई और उन्होंने कच्चे मांस की जगह पका हुआ मांस खाना शुरू कर दिया था। हमारे पूर्वज झुंड में रहा करते थे, जो भोजन की तलाश में लंबी यात्रा करते थे और एकजुट होकर उस खाने का आनंद उठाते थे। ऐसे में उन्होंने रात में सुरक्षित रहने के लिए गुफाओं को अपना घर बनाया, जबकि पत्तों और घास की मदद से कपड़े तैयार किए ताकि वह बदलते मौसम की मार से बच सकें। हालांकि बीतते समय के साथ हमारे पूर्वजों ने घूम घूम कर भोजन तलाश करना कम कर दिया, जबकि उन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती और पशुपालन का सहारा लिया। इस तरह धरती पर कबीले, बस्ती और नगरों की नींव रखी गई थी, जहां भोजन और खाद्य सामग्री का आदान प्रदान करके अपनी जरूरतों को पूरा किया जाता था। ऐसे में हमारे पूर्वजों के शरीर में कई तरह के बदलाव आ रहे थे,
जबकि उनके शरीर से वह अंग गायब हो रहे थे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। अब तक इंसान के दिमाग का विकास काफी अच्छी तरह से हो चुका था, जबकि उसकी शारीरिक क्षमता भी पहले के मुकाबले बढ़ गई थी। हमने बातचीत करना शुरू कर दिया था, जबकि कुछ बातों को पत्थर और जानवरों की खाल से बने पन्नों पर लिखना शुरू कर दिया था। इस तरह धरती के विभिन्न महाद्वीपों में इंसानी जीवन पनपने लगा था, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। इस तरह अलग अलग समय में इंसान का रहन सहन और खान पान बदलता गया, जबकि हमने कई नई नई चीजों का आविष्कार भी किया है। हमारे यह सफर आज भी जारी है और क्रमिक विकास की प्रक्रिया की वजह से इंसान के शरीर में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, जिन्हें हम सामान्य तौर पर महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे हमारे सौरमंडल और धरती का जन्म हुआ था और यहाँ हम इंसान अस्तित्व में कैसे आए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।